नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी के बारे में। यह बीमारी जो है वो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा जानलेवा है। यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है और पूरे विश्व में करोड़ों लोग जो हैं इस बीमारी से प्रभावित हैं और इस बीमारी की वजह से लाखों जानें हर साल जाती हैं और यह बीमारी हम सबके बीच में सदियों से बनी हुई है। जरूरत है जागरूकता अभियान की, जिससे लोग इसके प्रति जागरूक हों और इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। तो दोस्तों, इस बीमारी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। यह वही बीमारी है जिसे हम साधारण भाषा में टीबी रोग कहते हैं। इसे क्षय रोग, यक्ष्मा, तपेदिक, थायसिस, स्क्रोफुला आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वह हर साल आंकड़े प्रस्तुत करता है जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए। 2017 के अगर हम आंकड़े देखें तो उसमें पूरे विश्व में 10 मिलियन लोगों को यानी 1 करोड़ लोगों को जो है ट्यूबरकुलोसिस एक ही साल के अंदर हुआ, जिसमें से 15 लाख लोगों की मौतें हो गई। इसमें से 28 लाख मरीज जो हैं केवल भारत के थे, जो कि 1/4 हिस्सा है इसका। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ट्यूबरकुलोसिस से हर साल बहुत सारे लोगों की मौत होती है। अगर हम अपने इंडिया से आंकड़े लें तो ट्यूबरकुलोसिस से हर 3 महीने में 20,000 लोगों की मौत होती है इंडिया में, और कोरोना से 3 महीने में इंडिया में मौत हुई है 15,000 लोगों की। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है और ज्यादा जानलेवा है। संक्रामक रोग है यह, और यह भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। लेकिन कोरोना के लिए जिस तरह से युद्ध स्तर पर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है और आज हर व्यक्ति ये अच्छी तरह से जानता है कि कोरोना एक घातक बीमारी है और खतरनाक बीमारी है और इससे कैसे बचा जाए और इससे बचने के लिए वो क्या कर सकता है और उसके लिए वो समुचित प्रयास कर भी रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए इस तरह का अवेयरनेस जो है वो जनता में देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें कहीं न कहीं इसके लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं उनमें कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से जन जागरूकता इसके प्रति नहीं आई है। मेरे आज के इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं जन साधारण तक यह मैसेज पहुंचा सकूं कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस और आप अपनी सतर्कता से इस बीमारी के भयावह परिणामों से बच सकते हैं। तो इस मुहिम में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी इसके बारे में डिटेल में समझ सकें। दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी रोग जो है यह एक तरह के बैक्टीरिया से होता है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कहते हैं। यह बैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन फेफड़ों के अलावा यह दूसरी जगहों को भी प्रभावित कर सकता है। शरीर के किसी भी हिस्से में टीबी का रोग हो सकता है। यह फैलता कैसे है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से यह रोग जो है वो फैलता है, यानी जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके खांसने से, छींकने से ड्रॉपलेट्स जो है वो वातावरण में, हवा में तैरते रहते हैं और दूसरा कोई व्यक्ति जब संपर्क में आता है तो वह उसे इनहेल कर लेता है, अंदर सांस से उसके शरीर के अंदर पहुंच जाता है और वहां पे फिर वह ट्यूबरकुलोसिस जो है विकसित हो जाता है। ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस या टीबी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? इसमें से पहला है जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा होना और पुअर न्यूट्रिशन होना। इसलिए यह बीमारी जो है उन देशों में बहुत ज्यादा फैलती है जहाँ पे गरीबी हो, लोगों को लाइफ स्टैंडर्ड जहाँ सही नहीं हो, साफ सफाई सही ढंग से नहीं हो, पुअर हाइजीन हो, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा हो और एकदम नमी वाले स्थान हो, जैसे घर में सीढ़न वगैरह है, बहुत सारे लोग पास पास रहते हैं। जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जैसे किसी को डायबिटीज है, कैंसर है, क्रॉनिक रीनल डिसीज है, इस तरह की अगर कोई पुरानी बीमारी है जिसकी वजह से व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हो गई हो, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो गई हो, कुपोषित लोगों में जिनमें पोषण की कमी है
न्यूट्रिशन जिनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों में यह बीमारी जो है बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। और इस बीमारी के होने के ये कारण है। इसके साथ साथ प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखना, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना, आसपास कूड़ा करकट गंदगी हो, नालियां हो, नमी वाले वातावरण में ये जो कीटाणु हैं वो ज्यादा पनपते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी के संपर्क में आते हैं तो उससे हम कैसे बच सकते हैं टीबी से? टीबी से बचने के लिए हमें रोगी के संपर्क में आने से खुद को रोकना है। अगर किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसे आइसोलेट करना है, उसे अलग से रखना है, उसके साथ नहीं रहना है, उसकी चीजों को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप रोगी के पास जाते हैं तो मास्क पहन करके जाएं। ये सारी चीजें को सावधानी अगर हम रखते हैं तो हमें ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है। रोगी के खखार को अच्छे से डिस्पोज करें, पर्सनल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें, फल फ्रूट्स हरी सब्जियां प्रचुर मात्रा में सही ढंग से खाएं और पूरा पोषण लें, यानी जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं, पौष्टिक आहार कहते हैं, वो हमें लेना चाहिए। और हम साथ ही नीडी लोगों की मदद भी करनी चाहिए। जिन लोगों को पोषण की कमी है उन लोगों तक अगर आप सक्षम हैं तो उनको सहयोग कीजिए, जिससे कि हमारे देश से हम ट्यूबरकुलोसिस को हटा सकें। दोस्तों, वैसे तो ट्यूबरकुलोसिस जो है वो मेनली हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के देखे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं, यानी सर्दी, बुखार, छींके आना, इस तरह के लक्षण होता है। लेकिन जब हम अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं तब ये बहुत ज्यादा फैल जाता है और इस कंडीशन को हम मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, यानी कि जब इसके जो लीजन्स हैं वो कई जगह पर बन जाते हैं। सबसे पहले इसका जो इफेक्ट है वो लंग्स के अपर लोब में देखने को मिलता है। किसी एक साइड में पहले देखने को मिलता है, कई बार ये दोनों तरफ देखने को मिल सकता है, जिसे हम प्राइमरी फोकस कहते हैं। यहाँ पे एक तरह का नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है और जब इन्फेक्शन फैलता है तो कई जगह इस तरह से छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिसमें बाद में जो है कंसोलिडेशन, लिक्विफिकेशन होकर के यहाँ पर कैविटी बन जाती है। तो इस तरह से लंग्स में लीजन बन जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? लक्षणों में अगर हम देखें तो किस जगह का टीबी है उसके अनुसार लक्षणों में थोड़े बदलाव रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है हर तरह की ट्यूबरकुलोसिस में कॉमन रहती हैं। इवनिंग के समय में बुखार आना, रात में बहुत ज्यादा पसीना आना, भूख खत्म हो जाना, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, और पेशेंट का वजन जो है वो दिन ब दिन गिरता ही जाता है। बहुत ज्यादा कमजोरी आती जाती है, पेशेंट बहुत कमजोर महसूस करने लगता है, खुद को सूखता जाता है, दुबला पतला होता जाता है और बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। पैरिक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी लंबे समय तक बुखार आता रहता है, जो उसका आपको कारण पता नहीं रहता कि बुखार क्यों आ रहा है। इसी तरह से ऐसा निमोनिया जो ठीक नहीं हो रहा है या प्लूरल इफ्यूजन आ गया है, इन चीजों से आप सोच सकते हैं। किसी को खांसी जो है लंबे समय तक अगर बनी हुई है, 15 दिन से ज्यादा भी खांसी अगर बनी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में खांसी ही आए। जैसे बोन का टीबी है तो उसमें आपको खांसी नहीं आएगी। इसी तरह से अलग अलग जगह का टीबी है जिसके अनुसार लक्षण आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेन में ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो उसकी वजह से जो है पेशेंट को सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगता है, उसकी मानसिक अवस्था जो है वो गड़बड़ा सकती है, वो अनर्गल बातें कर सकता है, उसका मानसिक संतुलन खो जाता है और साथ ही पेशेंट को सिर दर्द बहुत तेज रहता है, अनकॉन्शियसनेस की स्टेज जो है वो हो सकती है, फॉरगेटफुलनेस आ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। इस तरह के लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। साथ में संकेतों में हम अगर देखें तो पेपिलोइडेमा देखने को मिलता है, आंखों के जो है पैरालाइसिस हो सकता है। तो इस तरह का लक्षण जो है हमें मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस या ब्रेन के ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलता है। हार्ट के अगर पेरिकार्डियम में ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो उसकी वजह से हार्ट में इनलार्जमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ जो है
नाइट स्वेट और फीवर जो है बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बजाय सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट को और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है, सीने में दर्द हो सकता है और पेशेंट जो है बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत कमजोरी महसूस करता है, वजन उसका घटता जाता है, इस तरह के लक्षण आते हैं। अगर जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस को अगर हम देखते हैं तो जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है कि जो जेनाइटल्स हैं वो प्रभावित होते हैं। अगर महिलाओं के बच्चादानी में या फिर जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें ट्यूबरकुलोसिस होता है तो पेल्विक पेन देखने को मिलता है, पेडू में दर्द होता है, महिलाओं को मेंसेस जो है वो आना बंद हो जाता है, वजन घटता जाता है, दिन ब दिन कमजोर होती जाती हैं और गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, इस तरह की समस्या आती है। पुरुषों में भी ट्यूबरकुलोसिस जनन अंगों में पाया जाता है तो उसमें इस तरह की समस्या आती है। रीनल ट्यूबरकुलोसिस में जनरली आपको फीवर जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन नाइट स्वेट और फीवर की जगह में आपको यूरिनरी सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे यूरिन में ब्लड आना और बार बार यूरिन की हाजत होना और दर्द होना यूरिन पास करते वक्त, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। और इसके साथ में वजन घटते जाना, भूख नहीं लगना, तो इस तरह के लक्षण जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस में हो सकते हैं। बोन ट्यूबरकुलोसिस में अगर हम देखें तो जो वर्टिब्रा है उनके बीच में जो डिस्क होता है उसमें सबसे पहले ये होता है और थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रास को ज्यादा प्रभावित करता है और फिर ये जो डिस्क का ट्यूबरकुलोसिस है वो आसपास के वर्टिब्रा में फैल जाता है, रीढ़ की हड्डियों में फैल जाता है, जिसकी वजह से ये टर्न हो जाते हैं और काइफोसिस की एक कंडीशन होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। तो इस तरह से कंडीशन हो जाती है जिसमें पीठ दर्द जो है वो बना रहता है, पेशेंट को क्रॉनिक बैकएक की समस्या रहती है। इसके अलावा ज्वाइंट्स में सबसे ज्यादा हिप ज्वाइंट और नी ज्वाइंट को यह ट्यूबरकुलोसिस जो है वो प्रभावित करता है। एक होता है लिम्फ नोड का ट्यूबरकुलोसिस, यानी जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और जुड़ करके वहां पे केजिएशन हो जाता है, एक चीजी मैटर वहां पे बन जाता है जो पनीर के जैसे रहता है, वो बाद में और उसमें लिक्विफिकेशन होता है, वो पिघल जाता है और बॉयल की तरह ये बन करके रप्चर होके स्किन से बाहर डिस्चार्ज आने लगता है। इस कंडीशन को हम स्क्रोफुलेरिया भी कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कई तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं कि किसी को खांसी है तभी टीबी होगा। आम जनता ज्यादातर यही सोचती है कि खांसी जिसको ज्यादा दिनों तक होती है उसी को टीबी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 15 दिन से ज्यादा खांसी किसी को होती है तो और ठीक नहीं हो रही है, साथ में बुखार है, वजन कम हो रहा है पेशेंट को, तब उसे जो है ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए, जांचें करवा लेनी चाहिए। और ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस सबसे कॉमन है, लेकिन ऐसी भी ट्यूबरकुलोसिस है जिनमें खांसी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इनके बाकी लक्षणों से हमें इस ट्यूबरकुलोसिस को पहचानना होता है। एलोपैथी में अगर हम देखें तो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए मल्टीपल ड्रग्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और ये एंटीबायोटिक्स जो हैं 6 महीने से लेकर 9 महीने तक चलाई जाती हैं, जिसमें रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथैम्ब्यूटाल, पायरिजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इस तरह की मेडिसिन हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। इसे एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट कहते हैं। लेकिन दोस्तों कई केसेस में आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट होता जा रहा है, जिसे MDR कहते हैं, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। आजकल XDR ट्यूबरकुलोसिस देखने को भी मिल रहा है, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो होता है। और यह ट्यूबरकुलोसिस जो है किसी भी तरह की दवाइयों को सही ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करता है और ये सारी एंटीबायोटिक देने के बावजूद भी पेशेंट ठीक नहीं होता है। इस तरह के केसेस को भी होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। मैंने खुद ऐसे केसेस को होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक किया है जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट थे। सालों से ट्यूबरकुलोसिस की एंटी ट्यूबरकुलर दवाइयां एलोपैथी की खाने के बावजूद वो पेशेंट जो है ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो इस तरह के केसेस में अगर होम्योपैथिक इंडिविजुअलाइजेशन के साथ में दवाइयां दी जाए तो इस तरह के केसेस को हम हैंडल कर सकते हैं खूबसूरती से।
इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच जो है वो बहुत जरूरी है। होम्योपैथी में एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट मौजूद है। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जिनकी मदद से आप ट्यूबरकुलोसिस को ठीक कर सकते हैं, जैसे ट्यूबरकुलिनम है, बेसिलिनम है, कालीकाब है, सल्फर है, फास्फोरस है, कैलकेरिया आर्स है। ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं। केलाइफा इंडिका है, सेबाल सेरुलेटा है जो लेरेंजियल ट्यूबरकुलोसिस के लिए बहुत ही स्पेसिफिक है। तो इस तरह से बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके हम लक्षणों के आधार पर एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और एक्यूट अटैक्स के लिए एक्यूट मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि होम्योपैथिक दवाइयां अगर हम ट्यूबरकुलोसिस की लेते हैं तो एलोपैथिक ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयां लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि होम्योपैथी से लक्षणों में आराम मिलेगा लेकिन बीमारी जो है वो एलोपैथी की दवाई को 6 महीने खाने से ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस पद्धति को इस्तेमाल करें उसी पद्धति में पूरा ट्रीटमेंट कराएं। होम्योपैथी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अगर अलग से आपको एलोपैथिक दवाइयां खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमन ऑर्गेनन में लिखते हैं कि जब हमारे शरीर के सिम्टम चले जाते हैं तो डिसीज भी चली जाती है। तो ये कहना गलत है कि सिम्टम्स में ही आराम होगा, सिम्टम ठीक होंगे और डिसीज ठीक नहीं होगा। तो होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से आप ट्यूबरकुलोसिस को, टीबी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, बशर्ते आप इसमें भी वही पेशेंस रखें जो एलोपैथिक दवाइयों को लेते वक्त रखते हैं, क्योंकि एलोपैथी की भी दवाइयां अगर आप लेते हैं तो टीबी बीमारी में कम से कम 6 महीने इलाज करवाना ही रहता है, और जो ड्रग रेजिस्टेंट रहते हैं वो तो सालों तक ट्रीटमेंट कराते हैं। तो 6 महीने से 9 महीने का इसका रेगुलर ट्रीटमेंट का कोर्स होता है, और होम्योपैथी में भी इतना समय तक फॉलो अप करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप पेशेंट को देख सकें कि कहीं उसकी कंडीशन रिलैप्स तो नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से टीबी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इवन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो एमडीआर और एक्सडीआर टीबी है उसको भी खत्म कर सकते हैं। तो टीबी, तपेदिक या क्षय रोग को पूरी तरह से जड़ से मिटाने के लिए होम्योपैथिक अपनाना शुरू कीजिए, और साथ ही सावधानियां रखें, साफ सफाई रखें, पोषण का ध्यान दें, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान दें, समुचित व्यायाम करें, जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर किसी को यह बीमारी हो गई है तो हम किन जांचों से इस बीमारी को पहचान सकते हैं? दोस्तों, अगर किसी को बीमारी हो गई है तो उसके लिए कुछ जांच होना जो है वो बहुत जरूरी है, जिसमें से अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो खखार की जांच की जाती है, जिससे AFB के लिए स्मीयर बना करके टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कल्चर भी किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया की प्रेजेंस और उसकी ग्रोथ को देखा जा सके। तो आप इस तरह से खखार की जांच करवा सकते हैं। टीबी की जांच के लिए एक स्किन टेस्ट होता है, जैसे कि लिम्फ नोड्स की टीबी अगर ऐसे डायग्नोस नहीं हो रही है तो उसमें अगर हम मॉन्ट्यूक्स टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट कहते हैं, तो वो पॉजिटिव आता है। दोस्तों, इसमें फोर आर्म पे एक इंजेक्टेबल इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर उसको देखा जाता है कि 2-3 दिन में उसमें क्या चेंजेस आए, और उसके आधार पर अगर वो पॉजिटिव आता है तो आगे की ट्रीटमेंट और आगे की जो जांचें हैं वो की जाती हैं। ऐसे ही रेडियोग्राफी जो है वो ट्यूबरकुलोसिस को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे प्लेन एक्सरे है और इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, MRI है। इससे हम सभी तरह के ट्यूबरकुलोसिस तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, क्योंकि इसमें ट्यूबरकुलोस में जो ग्रेन्युलोमा जो नोड्यूल बनता है उस लीजन को ये जो जांचें हैं उससे हमें उसके बारे में पता चल जाता है, उसको ये पकड़ लेती हैं, जैसे ब्रेन की टीबी है या हड्डियों की टीबी है या कहीं की भी। तो इस तरह से जो रेडियोग्राफी है उससे आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। साथ में क्लिनिकल फीचर्स, लंबे समय तक बुखार आना, हल्का बुखार बने रहना, वजन लगातार कम होते जाना, इस सारी चीजों से भूख नहीं लगना, रात में पसीना आना, इन लक्षणों के आधार पर भी आप ट्यूबरकुलोसिस को पहचान सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग इसके प्रति अवेयर हो सकें और लोगों में जागरूकता आ सके
और हमें पूर्णतः इस बीमारी जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, तपेदिक, यक्ष्मा आदि नामों से जानते हैं, इसको जड़ से खत्म कर सकें और कोशिश करें कि आने वाली पीढ़ियां इसको सिर्फ नाम ही जाने, इससे प्रभावित न हो। धन्यवाद।